स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल स्टडी विद आर में। दोस्तों, आज हम लोग इडुटेरिया का जो 5000 प्लस समान अध्ययन के प्रश्न है इसी बुक को देखने वाले हैं। इस बुक में जो है टोटल 100 प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं, जो कि एक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चन करके दिए हुए हैं। और ये क्वेश्चन जो है सभी ऑब्जेक्टिव है और ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बुक में भी दिया हुआ है, देखिए, ऑल स्टेट PCS, BSSC, BPSSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, NDA, CDS सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जो है बहुत ही उपयोगी है ये बुक। तो आज जो हम लोग चलिए देखेंगे इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को। इससे पिछले वीडियो में जो है हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 15 तक को देख लिया था। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो मैंने इडुटेरिया 5000 प्लस के नाम से जो है प्लेलिस्ट बना दिया है, उसे ज़रूर देख लें। और पहली बार अगर चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। चलिए आज शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 को, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है इस सेट में। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे BPSC टीचर हो, बिहार पुलिस हो, बिहार दरोगा हो, सभी के लिए जो है बहुत ही ये जो क्वेश्चन सभी दिए हैं इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं। तो आज चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया हुआ है, लिखा है कि द फ्रैक्ट्यूड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 एंड 62 पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं ये निरुपमा राव हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निरुपमा राव जो है इस पुस्तक के लेखक हैं। और ऑप्शन बी में जो यहाँ सलमा और रशीद दिख रहे हैं, इनकी जो पुस्तक है एक बहुत ही महत्वपूर्ण, ये जो है मिडनाइट चिल्ड्रन जो है इन्हीं की पुस्तक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। 2 में दिया हुआ है कि कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है। कुल्लू घाटी जो है ये स्थित है किसके मध्य, तो ये जो है धौलाधार एवं पीर पंजाल के बीच स्थित है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पीर पंजाल जो है ये महान हिमालय का हिस्सा है और जम्मू कश्मीर में पड़ता है, इसे ध्यान में रखेंगे। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में पड़ता है और महान हिमालय का हिस्सा है। उसके बाद धौलाधार की अगर बात कर लें तो धौलाधार श्रेणी जो है ये लद्दाख, ये जो है लघु हिमालय का हिस्सा है और हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ जाता है। उसके बाद अगर कुमायूं हिमालय और नागटिब्बा जो हिमालय है ये जो है लघु हिमालय का हिस्सा है, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और उत्तराखंड में पड़ता है। कौन सा, तो कुमाऊं और नागटिब्बा हिमालय। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि महाभारत श्रेणी जो है ये लघु हिमालय का हिस्सा है और नेपाल में पड़ता है। इस सभी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। आगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। 3 में क्या दिया हुआ है। 3 में दिया हुआ है कि दिए गए प्रश्नों को सुमेलित कीजिए। भटकल केरल, इसका जो हो जाएगा भटकल का ये हो जाएगा कर्नाटक, भटकल का कर्नाटक। एलेप्पी का हो जाएगा केरल। उसके बाद है काकीनाडा जो है ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश और तूतीकोरिन जो है ये हो जाएगा तमिलनाडु। तो इस तरह से जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3 1 4 2, इसका आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। 4 में दिया हुआ है कपास के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। कपास के उत्पादन के लिए जो सबसे उपयुक्त मिट्टी है ये काली मिट्टी मानी जाती है, इसे ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। काली मिट्टी को जो है कपासी मिट्टी, रेगुन मिट्टी या चिरनोजोइक मिट्टी और स्वतः जोताई वाली मिट्टी जो है ये सभी काली मिट्टी को ही कहा जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे। ये जो है काली मिट्टी ये बेसाल्ट चट्टान के टूटने से बना है। उसके बाद जो है ये सर्वाधिक महाराष्ट्र में पाया जाता है, काली मिट्टी जो है ये महाराष्ट्र में पाया जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे। और लेटेराइट मिट्टी जो है, लेटेराइट का निर्माण जो है ये निक्षालन प्रक्रिया द्वारा हुआ है और सर्वाधिक ये जो है लेटेराइट मिट्टी ये केरल में पाया जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे, केरल में पाया जाता है। और इसका जो मुख्य फसल हो जाता है और काजू हो जाएगा और मसाला सब जो है इसका फसल हो जाएगा लेटेराइट मिट्टी का। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 5 में दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है। नर्मदा नदी घाटी का जो यहाँ पे भाग कौन कौन है, तो ये महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश तो है ही, तो नहीं पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नर्मदा नदी की अगर हम लोग बात कर लें तो इसकी जो लंबाई है ये 1312 किलोमीटर है, ध्यान में रखेंगे।
और ये जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ये एस्चुरी का निर्माण करती है। एस्चुरी का निर्माण नर्मदा और ताप्ती नदी जो है दोनों करती है, और पश्चिम की ओर बहने वाली दक्षिण भारत की नदी है। और ये जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और अमरकंटक की खाड़ी में जो है अपना जल गिराती है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि इसका जो है कुछ और पॉइंट जो एग्जाम में पूछा गया है, तो नर्मदा नदी को जो है ये गुजरात की जीवन रेखा जो है नर्मदा नदी को कहा जाता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। और ये एस्चुरी बनाती है, और नर्मदा नदी पर जो है सरदार सरोवर बांध है गुजरात में। इस पॉइंट को ध्यान में रखेंगे सभी को। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 में दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में कौन सुमेलित नहीं है। तो इसमें जो दिया हुआ है स्वर्ण क्रांति पहला फसल उत्पादन से, ये तो सही दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट जो दिया हुआ है नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन से, ये भी जो है सही दिया। नीली क्रांति उर्वरक उत्पादन से ये नहीं होगा सुमेलित। नीली क्रांति जो है ये मछली उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति फिर है अंडा उत्पादन, ये भी नहीं होगा। पीली क्रांति जो है ये अंडा उत्पादन नहीं, तिलहन के उत्पादन से हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सुमेलित नहीं है, 2 और 3 सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फिर हम लोग देखते हैं अंडा उत्पादन से। अगर हम लोग देखें तो ये जो है रजत क्रांति हो जाएगा अंडा उत्पादन से, और उर्वरक उत्पादन से जो है भूरी क्रांति संबंधित है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्न भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो ये जो महत्वपूर्ण तत्व है प्रभावित करने वाला कृषि को, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है ये वृष्टि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी हो जाएगा, वृष्टि। आगे 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 8 में दिया हुआ है कि पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी। तो ये जो परिकल्पना दी थी ये इमल्सन कांट जो है इसी के द्वारा दिया गया था। बाद में जो है ये इसकी पुष्टि किया था किसने, ये भी पूछा जाता है। तो बाद में इसकी पुष्टि जो है लाप्लास ने किया था 1796 ईस्वी में, 1796 ईस्वी में। और बिग बैंग थ्योरी जो है बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। बिग बैंग थ्योरी जो है ये किसने दिया था, तो ये जॉर्ज लेमंत्रे ने दिया था, इसे ध्यान में रखेंगे। आगे क्वेश्चन 9 को देखते हैं। 9 में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसका मिलन सही नहीं है। तो इसमें दिया हुआ है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे नेशनल पार्क दिया है जो कि असम, ये बिल्कुल सही है। आगे फिर जो है दिया हुआ घाना पक्षी विहार राजस्थान, ये भी सही है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश सही है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ दे दिया है, जो कि यही गलत है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है छत्तीसगढ़ नहीं होता, यहाँ पे यूपी होता। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर। असम में जो और कुछ है, ये रायमोना जो है ये भी असम में ही पड़ जाता है। देहिंग पटकई जो राष्ट्रीय उद्यान है ये भी असम में ही पड़ जाता है, इस सबको ध्यान में रखेंगे। पन्ना जो है राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में दिया हुआ है कि रामसर सम्मेलन संबंधित है। रामसर सम्मेलन जो हुआ था ये किसे संबंधित था, तो ये जो संबंधित था आर्द्र भूमि से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए जो है यूनेस्को के प्रयास से 1971 ईस्वी में जो है ये हुआ था रामसर सम्मेलन, और ईरान में हुआ था। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये जो है ईरान के जो है रामसर शहर में हुआ था, तो इसलिए जो है रामसर शहर। और ये कब हुआ था, तो 2 फरवरी 1971 को हुआ था। इसीलिए जो है 2 फरवरी को ये आर्द्र भूमि दिवस जो है वेटलैंड डे मनाया जाता है 2 फरवरी को, इसे ध्यान में रखेंगे। और ये 71 में तो हुआ था, 75 से ये लागू हुआ। और विश्व में अगर सर्वाधिक रामसर स्थल देखें तो ब्रिटेन में है, 175 जो है टोटल ब्रिटेन में है रामसर स्थल। और भारत की अगर बात कर लें तो ये जो है भारत में टोटल 80 रामसर स्थल है। और एशिया में जो सर्वाधिक रामसर स्थल है वो भारत में है। और भारत में भी अगर देखें कहाँ है तो तमिलनाडु में है, सभी को ध्यान में रखेंगे। आगे क्वेश्चन 11 देखते हैं। 11 में दिया हुआ है कि दिए गए विकल्पों में कौन वैश्विक ताप के लिए जो है उत्तरदायी नहीं है। तो वैश्विक ताप के लिए जो उत्तरदायी तत्व है ग्रीन हाउस गैस, वो कौन कौन है इसे हम लोग देख लेते हैं।
इसमें जो ग्रीन हाउस गैस हो जाता है उत्तरदायी CO2 हो जाएगा, उसके बाद जो है जल वाष्प हो जाएगा, फिर मीथेन हो जाएगा इसमें, और उसके बाद जो है O3 हो जाएगा ओजोन। ये सभी जो ग्रीन हाउस गैस हैं ये जो है वैश्विक तापमान के लिए जो है उत्तरदायी है। तो इसमें पूछ रहा है कौन नहीं है, तो ये जो जल वाष्प हो जाएगा, मीथेन हो जाएगा, आर्गन जो है नहीं होगा, तो यही नहीं है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी अगर है कब देखें तो ए और बी दोनों इसमें है दिया हुआ। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये ग्रीन हाउस गैस जो है इसके लिए जो है कम करने के लिए जो है क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जापान में। कहाँ हुआ था? तो जापान में हुआ था, इसे ध्यान में रखेंगे। और कब हुआ था? तो 1997 में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, ध्यान में रखेंगे पॉइंट को। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच और धनात्मक मूल्य लोच है तो ये वस्तुएं किस प्रकार की है? ये वस्तुएं जो होगी निम्न स्तरीय वस्तु होगी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं, किसी देश के राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं लाई जाती? तो इसमें जो है ये उत्पादन पद्धति, आय पद्धति और मिश्रित पद्धति जो है दिया हुआ, ये सभी लाई जाती है, लेकिन ये जो निवेश पद्धति है यही नहीं लाई जाती है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत में पहली बार जो है राष्ट्रीय आय की गणना जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था, इसे ध्यान में रखेंगे। आगे फिर है दिया हुआ कि दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? तो 4 वर्ष की जो अवधि रही थी ये 5वीं पंचवर्षीय योजना की रही थी। इसका जो कार्यकाल था अगर हम लोग देख लें तो पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ये 1951 से 56 रही थी। उसके बाद जो है 56 से दूसरी जो रही है ये 56 से 61, 1956 से 61। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है इसका कार्यकाल जो है 61 से 66 रहा है। और प्रथम, इसके बाद जो है प्रथम योजना अवकाश हो जाता है, उसके बाद फिर है 66 से 69 तक। और उसके बाद चौथा जो पंचवर्षीय योजना है ये 1969 से 74 हो जाता है। और 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये मात्र 4 वर्षों का था, 1974 से 78 तक। इसे ध्यान में रखेंगे, 1974 से 78। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इसका। आगे देखते हैं 15 नंबर, सूची को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए दिया है। इसमें क्या दिया हुआ है? तो त्वरण दिया हुआ है और इसका मात्रक इधर पूछ रहा है। तो त्वरण का जो मात्रक हो जाएगा इसका हो जाएगा 3 हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा 1 का 3 त्वरण। उसके बाद फिर दिया हुआ है बल का जो है हो जाएगा न्यूटन। फिर दिया हुआ है कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल। उसके बाद आवेग है न्यूटन सेकेंड। तो इसका हो जाएगा इस तरह से 3 4 1 2, 3 4 1 2। ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ है। आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। 16 में दिया हुआ है कि किसी लटकते हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उससे बाहर निकल जाते हैं। ये जो है क्यों होता है? तो ऐसा जो होता है ये जड़त्व के कारण होता है। इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जड़त्व के कारण। आगे क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में दिया हुआ है सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान होता है। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियतांक का जो मान होता है ये हो जाएगा 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg हो जाएगा। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे फिर 18 देखते हैं। 18 में दिया हुआ है कि सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो सर्वाधिक प्रत्यास्था वाला पदार्थ जो यहाँ ऑप्शन हिसाब के देख ले तो ये हो जाएगा क्वार्टर्स। अगर ऐसे यहाँ पे ये नहीं रहता तो स्टील हो जाता, यहाँ पे क्वार्टर्स हो जाएगा यहाँ पे। आगे फिर देखते हैं 19 नंबर, विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसमें जो कथन दिया हुआ है सत्य नहीं है। पहला जो दिया हुआ है विशिष्ट ऊष्मा पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है, तो सत्य नहीं पूछ रहा था, यही गलत हो जाएगा क्योंकि ये पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है और यहाँ दे दिया है नहीं करती है। आंसर तो इसका यही हो जाएगा। आगे जो पॉइंट दिया हुआ इसे हम लोग देख ले तो किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमानों की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है, बिल्कुल सही। इसका मात्रक जो है जूल प्रति किलोग्राम होता है प्रति केजी। उसके बाद जो है इसका मात्रक किलो कैलोरी प्रति
किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी जो है सही दिया हुआ है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो सही नहीं दिया था। आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 20 को। 20 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एरोसोल का उदाहरण नहीं है। एरोसोल का यहाँ पे उदाहरण अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा, धुंध हो जाएगा, कोहरा हो जाएगा और बादल भी हो जाएगा। जल में तेल जो यही नहीं होगा एरोसोल का उदाहरण। एयर में जब ठोस या द्रव कुछ भी मिला दिया जाता है तो एयर हो जाता है, एरोसोल हो जाएगा वो। तो यहाँ पे जल में जो है तेल ये नहीं होगा। धुआं, कोहरा, बादल ये सभी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ठोस में मिलाया जाता है तब होता। तो ये तो दोनों द्रव्य ही हो जाएगा। इसका आंसर जो है डी हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है। इसमें पहला जो है न्यूटन और आविष्कारकर्ता दिया हुआ है। न्यूटन का आविष्कार जो है किसने किया था, तो इसका जो हो जाएगा 21 नंबर का, 21 का जो न्यूटन है इसका हो जाएगा, न्यूटन का हो जाएगा जेम्स चैडविक। 1 का 4 हो जाएगा। फिर इलेक्ट्रॉन है इसका जे थॉमसन हो जाएगा। प्रोटॉन है, प्रोटॉन का हो जाएगा गोल्डस्टीन। उसके बाद फिर है नाभिक, परमाणु नाभिक, तो रदरफोर्ड हो जाएगा। इस तरह से जो आंसर होगा 4 1 3 2, 4 1 3 2 जो है ये ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है। सोडियम के एक परमाणु में जो कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे 23 नंबर देखते हैं। 23 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से हाइड्रा अम्ल के उदाहरण हैं। तो हाइड्रा अम्ल के जो उदाहरण है यहाँ पे हो जाएगा, जिसमें केवल H रहेगा वो हाइड्रा अम्ल हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे इस बात को कि जिसमें केवल H रहेगा वो हाइड्रा अम्ल हो जाएगा, और जिसमें H के साथ O हो जाए वो जो हो जाएगा ऑक्सी अम्ल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हाइड्रा अम्ल पूछ रहा है, तो H के साथ केवल H जो है इसमें ये दिया हुआ है HCl जो है, यही आंसर हो जाएगा HCl। इसमें जो है O नहीं है, O अगर लग जाता तो ये ऑक्सी अम्ल हो जाता। तो यहाँ पे इस HNO3 में भी O लगा हुआ है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो नहीं जो पूछ रहा है तो ये हाइड्रा अम्ल हो जाएगा HCl ही। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। 24 में दिया हुआ है कि वॉयल, चार्ल्स एवं एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियम का संयुक्त रूप क्या कहलाता है। गैसीय नियम का जो संयुक्त रूप है ये आदर्श गैस नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे 25 नंबर देखते हैं। 25 में दिया हुआ है कि जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। जीवाणु विज्ञान का जो जनक है ये माना जाता है ल्यूवेनहॉक। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुई पास्चर को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही अगर हम लोग और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख ले यहाँ से, तो ये जो बी में दिया हुआ है एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है ये टीका का खोज किया गया था। चेचक का टीका जो पहला था खोज किया गया था। और ल्यूवेनहॉक को जो है जीवाणु विज्ञान का जो खोज है ल्यूवेनहॉक के किया गया था जीवाणु के द्वारा। विषाणु का अगर वही बात कर ले तो इसका खोज जो है इवान विस्की के द्वारा किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है लुईस पास्चर, यही इसका आंसर हो जाएगा। लुईस पास्चर के द्वारा जो है ये रेबीज का टीका जो है ये भी खोजा गया था, और पाश्चुरीकरण जो है इसी के द्वारा यह खोजा गया था। आगे फिर क्वेश्चन नंबर 26 देख लें। 26 में दिया हुआ है कि माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक संगठन में निम्न में से किसका मात्रा सर्वाधिक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में तो ये जो सर्वाधिक मात्रा हो जाता है ये प्रोटीन का होता है। इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्रोटीन। ये जो 3 ऐसे कोशिकांग हैं जिसमें अपना डीएनए होता है, ये जो है बात यहाँ पे बहुत बार पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, ध्यान में रखेंगे कि 3 कोशिकांग ऐसे हैं जो अपना डीएनए होता है जिसमें। तो पहला जो इसमें हो जाएगा ये हो जाएगा केंद्र में। उसके बाद इसमें जो है सर्वाधिक होता है डीएनए, फिर जो है माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, उसके बाद जो है क्लोरोप्लास्ट। ये तीनों जो है इसमें जो है अपना डीएनए होता है, ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर यहाँ ऑप्शन नंबर ए हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 में दिया हुआ है कि प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। प्लाज्मा के संबंध में जो कथन सही नहीं है, पहला दिया हुआ है रक्त को तरल मैट्रिक्स है, ये सही है। यह रंगीन होता है, बिल्कुल सही है। इसमें रक्त कणिकाएं होती है, यही गलत दिया हुआ है प्लाज्मा में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसमें जो है फाइब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है जो कि ब्लड को जो है
फाइब्रिनोजन ये जो थक्का बनाने में मदद करता है। इसका आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं हेपाटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो कि मुख्य रूप से किस अंग में संक्रमित होता है। ये जो संक्रमित होता है हेपाटाइटिस बी, ये यकृत को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर इसका जो है बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। फेफड़ा जो है यहाँ पे ये डी में दिया हुआ है, ये इसमें जो है टीबी रोग में फेफड़ा को प्रभावित करता है। और मस्तिष्क जो है ये मस्तिष्क मेनिंजाइटिस रोग जो होता है उसमें जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे 29 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला जो भाग है यहाँ पे ये हो जाएगा, इसमें जो है ऑप्शन में प्रामस्तिष्क दिया हुआ है। प्रामस्तिष्क को ही जो है सेरिबेलम कहते हैं। सेरिबेलम नहीं यहाँ पे दिया हुआ है तो प्रामस्तिष्क दिया है। इसका आंसर जो यही हो जाएगा। सेरिबेलम जो है, सेरिब्रम जो है ये मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है। तो इसका आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रामस्तिष्क। आगे क्वेश्चन 30 देखते हैं कि ग्राम सभा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। ग्राम सभा संबंधी प्रावधान ये जो किया गया है अनुच्छेद 243A के अंतर्गत किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 देखते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये जो संयुक्त बैठक की संकल्पना लिया गया है ये लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। ए में जो ब्रिटेन दिया हुआ है, ब्रिटेन से जो लिया गया है ये एकल नागरिकता, संसदीय व्यवस्था, ये सभी जो ब्रिटेन से लिया गया है। वहीं अगर मौलिक अधिकार की बात कर ले तो अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना की भाषा जो है ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से, इसे ध्यान में रखेंगे। आगे रूस से जो है मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 में दिया हुआ है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। अभिलेख न्यायालय का जो उल्लेख है ये संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। तो 129 जो अनुच्छेद है यही अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है इसमें। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर सी में जो यहाँ पे दिया हुआ है 124 जो अनुच्छेद है इसमें जो है उच्च न्यायालय की गठन की बात की गई है, उच्चतम न्यायालय की। और हाई कोर्ट का जो गठन है ये अनुच्छेद 214 के अंतर्गत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को। 33 में दिया हुआ कि भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है। तो ये जो है दूसरी अनुसूची में है, संविधान की दूसरी अनुसूची में। वही अगर हम लोग इसका कुछ और पॉइंट देखें तो इसमें जो है अनुसूची टोटल जो है कितने हैं संविधान में, तो 12 अनुसूची है वर्तमान समय में। और मूल संविधान की अगर बात कर ले तो उस समय 8 ही अनुसूची था, वर्तमान में जो है 12 अनुसूची है। आगे ध्यान में रखेंगे। फिर 34 देखते हैं कि राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है। राजभाषा का उल्लेख जो है ये भाग 17 में किया गया, ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसे भी ध्यान में रखेंगे। और भाग 15 में जो है ये निर्वाचन आयोग की चर्चा किया गया है। निर्वाचन आयोग की 18 जो है इसमें आपातकाल का उपबंध दिया हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी में जो 20 में दिया हुआ है भाग 20, ये जो है संविधान संशोधन का बात भाग 20 में किया गया है। आंसर ऑप्शन बी यहाँ हो जाएगा। इसका 35 देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना निम्न में से क्या उल्लेखित नहीं है। प्रस्तावना में क्या उल्लेखित नहीं है, तो इसमें जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की तो बात की गई है, लेकिन धार्मिक न्याय यहाँ पे नहीं होगा। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसीलिए आगे देखते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था। सहकारी समितियां जो शब्द जोड़ा गया है ये जोड़ा गया है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 2011 के द्वारा। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा करेक्ट। और ये जो है सहकारी समितियां, इसकी चर्चा जो है ये भाग 9 के ख में किया गया है, ध्यान में रखेंगे, भाग 9 के ख में। और अनुच्छेद अगर देखें तो अनुच्छेद 243 हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं
इसका 37 नंबर क्वेश्चन 37 में दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। तो ये जो मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 51 के जो ए में है, 51 के क में मौलिक कर्तव्य को रखा गया। आगे 38 नंबर देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसी प्रक्रिया है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग है ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाभियोग का जो है ये दिया हुआ अनुच्छेद जो है आर्टिकल 61 में महाभियोग की चर्चा दिया हुआ है, और ये जो है महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है। तो पंचायत चुनाव कराने हेतु जो निर्णय लिया जाता है ये जो लिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 को। 40 में दिया हुआ है कि कुरु महाजनपद की राजधानी कहाँ थी। तो कुरु की जो राजधानी थी यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो कुरु की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। आगे 41 नंबर में दिया हुआ है कि भगवान बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो बुद्ध के गृह त्याग का जो प्रतीक था ये हो जाएगा घोड़ा। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर कुछ और महत्वपूर्ण देखें तो महात्मा बुद्ध के जन्म का जो प्रतीक क्या माना जाता है। तो जन्म का प्रतीक जो है कमल को माना जाता है, और उसके बाद जो है ये गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा हो गया, और ज्ञान प्राप्ति का जो प्रतीक है ये पीपल माना जाता है, और वहीं मृत्यु का अगर देख लें तो स्तूप को जो है प्रतीक चिन्ह माना गया है। आगे फिर देखते हैं 42 नंबर की दिया हुआ है गहरवाल वंश का संस्थापक कौन था। तो गहरवाल वंश का जो संस्थापक था ये चंद्रदेव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 43 नंबर देखते हैं दीवान ए खैरात निम्न में से किस शासक से संबंधित था। दीवान ए खैरात जो है ये संबंधित जो था किस शासक से। तो ये फिरोज शाह तुगलक से संबंधित था। आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। और दीवान ए अमीर को ही जो है ये कृषि विभाग था, और ये किस शासक से संबंधित था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित था। MBT से क्या संबंधित था। तो दीवान ए अमीर को ही ये कृषि विभाग हो गया। और उसके बाद जो है दीवान ए मुफ्त खराज ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था, और ये वित्त विभाग था। अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित वित्त विभाग था, और क्या था तो दीवान ए मुफ्त खराज, ध्यान में रखेंगे। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 को दिया हुआ है कि एकासम गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला की विशेषता है। तो ये किस काल की है एकास्तंभ गोलाकार स्तंभ जो है ये विशेषता जो थी मौर्य काल की। ऑप्शन नंबर जो है इसका ए हो जाएगा। और गुप्त काल में जो है मंदिर निर्माण की जो का विस्तार शुरू हुआ था प्रक्रिया, तो गुप्त काल से हो जाएगा। और इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ होगा। सातवाहन के द्वारा सोने के सिक्के चलाए गए थे, और सर्वप्रथम जो है ब्राह्मणों को भूमि अनुदान दिया गया था सातवाहन के द्वारा, इसे भी ध्यान में रखेंगे। आगे फिर है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो स्थित है ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे बनवाया था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को। आगे 46 में दिया हुआ है कि सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात किया जाता था। सिंधु काल में जो है सीसा का आयात कहाँ से किया जाता था। ये जो ईरान से किया जाता था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने के लिए 47 नंबर में। तो इसमें जो दिया हुआ है पहला शिशुवध प्रतिबंध, ये जो दिया हुआ है इसका बेलेजली से संबंधित है। सती प्रथा जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंग से, ये इसमें सही दिया हुआ है, बी हो जाएगा। दास प्रथा जो प्रतिबंध है लॉर्ड एलन ब्रो के द्वारा सही है। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था, ये भी सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सभी सुमेलित है। आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 में दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। मुस्लिम अध्यक्ष जो प्रथम थे बदरुद्दीन तैयब जी थे। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो ये जॉर्ज यूले थे, इसे भी ध्यान में रखेंगे। और प्रथम महिला अगर पूछ दे तो प्रथम महिला जो है ये एनी बेसेंट हो जाएंगी। और प्रथम भारतीय महिला अगर कहे तो सरोजनी नायडू जो थी प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी। आंसर इसका जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है ये 1885 ईस्वी में हुआ था, ध्यान में रखेंगे। फिर है पुनः सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में कौन थे? तो पुनः सार्वजनिक सभा के जो संस्थापक थे ये एम.जी. रानाडे थे। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। एम.जी. रानाडे से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। तो महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो एम.जी. रानाडे को जो है महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 50 दिया हुआ कि इनाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय में हुआ था? इनाम कमीशन की स्थापना जो है ये हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय में। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय में जो है ये नरवली प्रथा का अंत हुआ था, इसे भी ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। आज हम लोगों ने टोटल 50 क्वेश्चन को जो है जीके जीएस के देख लिए हैं। अब हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 17 के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें वीडियो को देखने के बाद। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।